फिजिक्स आप सबको लगेगी हलवा, क्योंकि एग्जाम में होगा इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जलवा। जलवा है हमारा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी न्यू वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसे देखने के बाद न ज्यादा क्वेश्चंस आपको इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो खुश हो जाइए फिजिक्स के टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने के लिए जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो शुरू करते हैं एक कमाल की वीडियो जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, फिजिक्स का कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो आपके एग्जाम में इसी टाइप्स के पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? दोस्तों, मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। ऑप्शन ख जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? ऑप्शन ख जो है हमारा आंसर हो जाएगा रेटिना या दृष्टि पटल। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना या दृष्टि पटल के भाग पर बनता है। अगला प्रश्न है, नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो ऑप्शन ग जो है हमारा आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा तथा छोटा। वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। अगला प्रश्न है, सामान्य दृष्टि वाले युवा के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है लगभग। एक सामान्य दृष्टि वाले युवा के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है लगभग। ऑप्शन क जो है हमारा आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है? एक सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है? तो एक सामान्य नेत्र अधिकतम अनंत तक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। तो ऑप्शन घ जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु होता है। एक स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु होता है। ऑप्शन ख जो है हमारा आंसर हो जाएगा अनंत। सभी क्वेश्चन भी है ये दोस्तों। तो अगला प्रश्न को देखते हैं, आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। आँख के इस गुण को क्या कहते हैं? तो आँख के इस गुण को समंजन क्षमता कहते हैं। ऑप्शन ख जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विभिन्न दूरियों पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है? तो ऑप्शन ग जो है हमारा आंसर हो जाएगा सिलियरी या पश्चिमाभि पेशिया। तो ऑप्शन ग जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो ऑप्शन क जो है हमारा आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से निकट दृष्टि दोष होता है। अगला प्रश्न है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन क है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन ख है दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन ग है ज्यादा दूर दृष्टि दोष, या फिर ऑप्शन घ है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ख जो है हमारा आंसर हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? ऑप्शन ख जो है हमारा आंसर हो जाएगा अपसारी लेंस। अगला प्रश्न है, किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन क जो है हमारा आंसर हो जाएगा दीर्घ दृष्टि दोष। अगला प्रश्न है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। ऑप्शन का जो है हमारा आंसर हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है। दूरदृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है। ऑप्शन क जो है हमारा आंसर हो जाएगा दूर की वस्तुओं को। अगला प्रश्न है,
दूर दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? दूर दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो ऑप्शन क जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा अभिसारी। दूर दृष्टि दोष का उपचार अपसारी लेंस से किया जाता है, जिसे उत्तर लेंस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? दोस्तों, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है। ऑप्शन क जो है हमारा आंसर हो जाएगा। प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। अगला प्रश्न है, प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में विभक्त होता है, इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो ऑप्शन क जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक प्रिज्म कितने सतहों सरफेस से घिरा रहता है? तो ऑप्शन ख जो है हमारा आंसर हो जाएगा 5। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण रंग का सबसे कम विचलित होता है वह है लाल। ऑप्शन क जो है हमारा आंसर हो जाएगा। प्रकाश के किस वर्ण रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? प्रकाश के किस वर्ण रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो दोस्तों, प्रकाश के लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ग जो है हमारा आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ख जो है हमारा आंसर हो जाएगा काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। ऑप्शन ख जो हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परावर्तन कोण होता है। परावर्तन कोण होता है। ऑप्शन ख जो है हमारा आंसर हो जाएगा। परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। परावर्तन का कोण होता है परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। ऑप्शन घ जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के नियम हैं। दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। ऑप्शन ख जो है हमारा आंसर हो जाएगा। और प्रकाश के अपरिवर्तन के भी 2 नियम हैं। तो ऑप्शन ख जो है हमारा आंसर हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो ऑप्शन ख जो है हमारा आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन घ जो है हमारा आंसर हो जाएगा उपर्युक्त तीनों प्रकार के दर्पणों द्वारा। केवल समतल दर्पण द्वारा, केवल अवतल दर्पण द्वारा, केवल उत्तल दर्पण द्वारा नहीं, इन तीनों दर्पणों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन घ जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है? वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन घ जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तर दर्पण से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज मिल सकता है? तो ऑप्शन क जो है हमारा आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? तो अनंत पर। तो ऑप्शन ख जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ऑप्शन ख जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण में वस्तु बिंब की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब होगा। ऑप्शन ग जो है हमारा आंसर हो जाएगा आभासी और बड़ा। ऑप्शन ग जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है। तो ऑप्शन
घ जो है हमारा आंसर हो जाएगा दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच। ऑप्शन घ जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। दोस्तों, मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है। ऑप्शन ख जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो ऑप्शन ख जो है हमारा आंसर हो जाएगा काल्पनिक और सीधा। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा, तो ऑप्शन क जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण। अगला प्रश्न देखते हैं, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन ख जो हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। ऑप्शन ग जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह अविलंब की ओर मुड़ जाती है। ऑप्शन घ जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की एक किरण 2 माध्यम को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह जब प्रकाश की एक किरण 2 माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। ऑप्शन ख जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है। ऑप्शन ख जो है हमारा आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपरिवर्तित होना। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण प्रकाश का अपरिवर्तित होना। ऑप्शन ख जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। ऑप्शन क जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। ऑप्शन क जो है हमारा आंसर हो जाएगा प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।